नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित विधानसभा परिसर में लगवाया कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका। विधानसभा से निलंबन को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों के समर्थन में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। जीवन सुगमता सूचकांक में देश भर में शिमला शहर ने हासिल किया प्रथम स्थान। लंबित पड़ी मांगों को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर गरजा करुणामूलक महासंघ। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से प्रदेश में कोविड-19 का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए इन सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कोविड-19 मुक्त समाज के लिए लोगों से अपनी बारी आने पर टीका लगवाने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और अन्य नेताओं ने भी कोविड-19 का पहला टीका लगवाया। हिमाचल में कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कोविड वैक्सीन लगवाई। विधानसभा परिसर में सीएम जयराम ठाकुर ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार व माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। टीका लगाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि सभी को कोरोना टीका लगाने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में वैक्सीनेशन का पहला व दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और तीसरा चरण भी इसी तरह से आगे बढ़ेगा। सीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हेल्थ वर्कर्स व स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे तिब्बतियन गुरु दलाई लामा को भी उनके निवास स्थान पर ही वैक्सीन लगाने का प्रबंध करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। पूरे देश भर में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला है कोविड-19 के अगेंस्ट, और इससे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि भारत के ही साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार की है जिसको पूरा देश लगा रहा है। फर्स्ट फेज़ में जहां हमारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स वो प्रायोरिटी थी, वो अभियान काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। और उसके बाद सेकंड फेज़ में अब जो है सब लोग इस वैक्सीन का उपयोग करें, उस दृष्टि से केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक बहुत सारे लोग आगे बढ़ कर के इसमें अब वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हम सबके साथ बातचीत अधिकारियों ने की थी, जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं और बाकी अधिकारियों ने, कि वैक्सीन का अभियान हमको शुरू करना है। तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने भी शुरुआत की और हमारे साथ में हमारे स्पीकर महोदय वो भी शुरुआत की। सिंघा जी हमारे साथ में हैं, इन्होंने भी वैक्सीन ली है और हम बहुत बड़ी एक उम्मीद के साथ जो इंतज़ार कर रहे थे कि वैक्सीन आएगी और वैक्सीन आने के बाद निश्चित रूप से इस बड़े संकट से दुनिया को बाहर निकालने में हम सब लोग सफल होंगे। उस दृष्टि से जो शुरुआत वैक्सीन की हिमाचल प्रदेश में हुई है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। कोविड के मामलों में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको बहुत सावधान रहना है। बीच बीच में ऑल ऑफ ए सडन जो है वो स्पाइक भी कई जगह आ रहा है, देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वैक्सीन के बाद बहुत अंतर आएगा। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। सत्र के 5वें दिन
पांचों निलंबित सदस्यों सहित समूचा विपक्ष सदन में नहीं गया। कांग्रेस के सभी विधायक काले मास्क पहनकर विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर निलंबित विधायकों के साथ बैठ गए। अभी तक सदन से गैर हाजिर रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी धरने पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो 5 मिनट में मसले को हल कर सकती है, लेकिन सरकार इस गतिरोध को खत्म करना ही नहीं चाहती। विधानसभा गेट के बाहर धरने पर बैठे विपक्ष के निलंबित विधायकों के समर्थन में आए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि वे मुख्यमंत्री होते तो 1 घंटे में इस सारे मामले को सुलझा देते। जयराम सरकार चाहे तो 5 मिनट में मसले को हल कर सकती है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। हिमाचल के बजट सत्र के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि विपक्ष के बिना बजट प्रस्तुत किया गया हो। विपक्ष को इतना लंबा विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष यदि मसले को सुलझाना नहीं चाहता है तो विपक्ष को मजबूर होकर विरोध करना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि सारे मसले का हल 1 घंटे के अंदर वो चाहती ही नहीं है, जैसे कि ऐसी स्थिति बनी रहे तो वो कई परिवार के अंदर कई बातें होती हैं। ये परिवार है, इसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है, और उनको चाहिए कि सहनशील हो जाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहनशील होना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। वहीं सत्र के उपरांत मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष ने जो गलती की है उसमें उन्हें सुधार करना चाहिए। वह बिना शर्त राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 26 फरवरी को हुए हंगामे की फुटेज सदन में दिखाए जाने की बात कही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका दिल बहुत बड़ा है, विपक्ष भी अपना बड़ा दिल दिखाए और बिना शर्त राज्यपाल से माफी मांगे। सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से हैं और पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए मैं उनका सम्मान भी करता हूं। उनकी पार्टी उनका सम्मान करती है नहीं करती है वो मैं उन पर छोड़ देता हूं, उस पर कई तरह के प्रश्न हैं। लेकिन मैं एक व्यवस्था के अनुसार बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं इस बात को, जिस बात के लिए हम दोषी है ही नहीं, जिसमें हमारी गलती है ही नहीं, उनको जबरदस्ती इस विषय को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्वीकार करना चाहिए उनकी गलती है, बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है, और गलती आदमी से होती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है और उनको सुधार करना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि गलती हुई है उसको स्वीकार करो, और स्वीकार करने के साथ में जो है राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। उसके बाद अगले विषय खुले हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो अपना काम करने का तरीका इस प्रकार से अख्तियार कर लें, हर बार गलती करें, बार बार गलती करें और उस गलती को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना दें, आदत बना दें, तो उसको तो एक वक्त जो है किसी न किसी दौरान जो है उसको ठीक करना, सुधारना जो है उसको पड़ेगा। ऐसे में हमने कोई भी उनके खिलाफ, विपक्ष के किसी व्यक्ति के खिलाफ हमारा कोई मुद्दा नहीं है। उनके व्यवहार पर हमारा ऐतराज़ है, और ऐतराज़ इसलिए है कि उनने सारी मर्यादाएं तोड़ करके जो काम किया है वो माफ़ करने के योग्य नहीं है, वो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। जीवन सुगमता सूचकांक में शिमला शहर ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। भारत सरकार के शहरी विकास व आवास मंत्रालय द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में देश भर की 100 स्मार्ट सिटी और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 14 शहर शामिल थे, जिसमें शिमला शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला शहर देश भर में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। यह सर्वे 1 फरवरी से शुरू हुआ था और 1 माह तक चला। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण में शहर के लोगों से यहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई थी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य जीवन यापन की सुविधाओं में शिमला शहर रहने के लिहाज से बेहतरीन आंका गया है।
भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलुओं के माध्यम से देश भर के शहरों में हुई प्रगति का आकलन करने और अपने प्रदर्शन की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे के द्वारा परिणाम घोषित किया गया है। और मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस सर्वेक्षण में भारत भर के 100 स्मार्ट सिटीज और 10 लाख से ज़्यादा आबादी के शहर इसमें जो है वो उनका सर्वे हुआ है। और इनमें शिमला शहर जो 10 लाख से कम आबादी के शहर हैं, अधिकांश वही शहर हैं देश भर में, उनमें शिमला को प्रथम आंका गया है। ये शिमला शहर के सभी निवासियों के लिए हर्ष की बात है और मैं इस अवसर पर शिमला शहर की संपूर्ण जनता को, जिनमें आप भी शामिल हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में जो है वो शिमला शहर प्रथम रहा है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अन्य विषयों की जो है वो सर्वे करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, लेकिन ईज ऑफ लिविंग शहरों में जो है वो कैसी हो, इस दृष्टि से क्या क्या सुविधाएं शहरों में जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उनमें कहाँ कहाँ उन सूचकांक पर जो है वो हमारा शिमला शहर जो है वो पूरा उतरता है। उस दृष्टि से मैं अपने शहरी विकास विभाग, शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी मिशन और सबसे बढ़कर के शिमला शहर के आम नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही जो है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार स्थान प्राप्त कर लेना जो है वो काफ़ी नहीं होता है, इसको बनाए रखना जो है वो आवश्यक है। हम सब प्रयत्न करेंगे कि हम आने वाले समय में जो ये हमारा आकलन आज हुआ है, इससे अधिक तेज़ी से कार्य करने वाले और इससे ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले शहर के रूप में जो है वो देश भर में जो है वो गिने जाएं। इस बात के लिए सभी शहरवासियों से निवेदन है और मैं पूरे शहर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाजपा विधायक बलबीर सिंह वर्मा पर लगे सेवा कर चोरी से जुड़े मामले पर खुद बलबीर सिंह वर्मा सामने आए हैं और उन्होंने आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि उन पर लगा ये आरोप अगर साबित होता है तो वह विधायकी से इस्तीफा दे देंगे और भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिसे टैक्स चोरी कहा जा रहा है, असल में वह एक देनदारी है, लेकिन विरोधी दल इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि विधायक बलबीर वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एक फर्म के माध्यम से शिमला में अपार्टमेंट का निर्माण किया और फ्लैट बेचे, लेकिन निर्धारित सेवा कर नहीं चुका है। सीजीएसटी के अधिकारियों की जांच में करोड़ों का सर्विस टैक्स है जो विधायक की ओर से जमा नहीं करवाया गया था। भाजपा विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने कहा है कि उनकी अगर एक भी रुपए की टैक्स चोरी साबित हुई तो वह विधायकी छोड़ देंगे। बलबीर सिंह वर्मा ने कहा कि जिसे टैक्स चोरी कहा जा रहा है वह देनदारी है। यह बेचे गए फ्लैट पर सर्विस टैक्स नहीं चुकाने का मामला है, अन्य टैक्स की बात नहीं है। विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि वर्तमान में मामला विचाराधीन है, जो भी फैसला होगा उस हिसाब से इसे चुकता किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा परिसर में बलबीर सिंह वर्मा ने संबंधित कर विभाग की ओर से अपने सभी
बैंक खाते सीज करने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर 31 मार्च तक रिकवरी का दबाव रहता है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। कुछ पैसा उन्होंने पिछले दिनों भी जमा किया है, ये खाते खोल दिए जाएंगे। बलवीर वर्मा बोले कि यह सर्विस टैक्स भी बलवीर वर्मा ने नहीं बल्कि फ्लैट वालों ने देना था। हालांकि उन्होंने इसे खुद ही चुकाने का निर्णय लिया। वह रिटर्न भरते हैं और उसमें सारे फ्लैट और संपत्ति दिखाते हैं। बलवीर वर्मा ने कहा कि उनके विरोधी इस मामले को तूल दे रहे हैं, जबकि चौपाल की जनता को सब पता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बकाया सर्विस टैक्स 80 से 85 लाख है। आपके माध्यम से मैं पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि ये टैक्स की चोरी नहीं है, टैक्स की लायबिलिटी है। टैक्स की लायबिलिटी जो भी व्यापारी होता है, इवन कोई अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ, किसी की 100 रुपया, किसी की 1000 रुपया, किसी की लाख रुपया, किसी की करोड़ रुपया, किसी की अरबों रुपया। ये प्रोसेस है एक टैक्स डिपार्टमेंट वालों का, इंटरप्रिटेशन है ये डिपार्टमेंट और बिजनेसमैन के बीच की। ये मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट और सीधी बात करना चाहता हूँ। मैंने इनकम टैक्स में जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें सब कुछ शो किया है। एक भी चीज़ अगर मेरी कोई देश के अंदर निकाल दे कि बलवीर सिंह वर्मा ने ये फ्लैट इनकम टैक्स में शो नहीं किया, अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं किया, ये प्रॉपर्टी शो नहीं की, मैं एमएलए-शिप से रिजाइन और कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जो सारा टैक्स का प्रोसेस है वो इनकम टैक्स की रिटर्न और बैलेंस शीट से निकलता है, उसमें हमने सब कुछ शो किया है। अगर मैंने चोरी करनी होती तो उसमें शो ना करता, फिर डिपार्टमेंट को कैसे पता लगना था कि हमने टैक्स पे किया। ये सारा टैक्स जो भी मेरे ऊपर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी है, ये बलवीर सिंह वर्मा ने नहीं जमा करनी थी। जिनको मैंने फ्लैट बेचे उन्होंने देनी थी, पर किसी ने नहीं दी। उसके बावजूद भी उनका टैक्स लायबिलिटी में देने को तैयार हूं और डिपार्टमेंट में ये सब जुडिस मैटर है। आने वाले समय में जैसे ही जो डिसीजन आएगा, इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ने, सर्विस टैक्स ने 9.5 करोड़ की मेरे ऊपर लायबिलिटी निकाली, जिसमें मैं होटल बना रहा था, मैं ही मालिक, बलवीर सिंह वर्मा मैं मालिक, सिंगल मालिक, और पेट्रोल पंप का मालिक भी मैं ही। सब में उन्होंने, उसमें भी मालिक मैं ही, और मैं अपने आप को कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। पर फिर भी उन्होंने टैक्स निकाल के 9.5 करोड़ निकाला। हम उसके अगेंस्ट आगे नेक्स्ट अथॉरिटी में गए। फिर कमिश्नर सर्विस टैक्स ने ऑर्डर किए कि इनकी 9.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 72 लाख बनती है। बहुत सारे इशू है। उसके बावजूद देश के अंदर एक स्कीम आई, सबका विश्वास। उस स्कीम के तहत मैंने उसमें उसके अपना सारा टैक्स की जो लायबिलिटी थी उसमें डाली। उसके तहत मेरे को सिर्फ 86-87 लाख रुपया जमा करना था। वो हमने डाला और भरा। उसमें फॉर्म 1 इशू हुआ, फॉर्म 2 इशू हुआ, फॉर्म 3 डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया। उसकी वजह से सारा मामला लटक गया। और आने वाले समय में जब भी फॉर्म 3 वो इशू करेंगे, हम सारा एक मुश्त पैसा जमा करा देंगे। यहाँ भी ऐसे है, हमने फ्लैट की रजिस्ट्रियाँ करा दी, कोई मालिकाना, अब क्या वो मेरे को कोई भी देने को तैयार नहीं। पर मैं, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर मतलब जो टैक्स निकाला है, मैं सारा पैसा, लोगों का पैसा मैं ही जमा कराऊंगा जब ये किसी जुडिशरी से डिसीजन हो जाएगा। हिमाचल विधानसभा में चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 5वें दिन भी सदन की कार्यवाही से निलंबित विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। वहीं निलंबित विधायकों के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी प्रतीकात्मक रूप से विधानसभा पहुंचे, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध अभी भी बरकरार है। इस पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार के पास आज एक सुनहरा अवसर था। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह विधानसभा पहुंचे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री तो दूर, सत्ता पक्ष का कोई अन्य नेता भी उनसे मिलने नहीं आया। उन्हें कहा कि सत्ता पक्ष चाहता तो इस गतिरोध को आज खत्म किया जा सकता था, लेकिन लगता है कि सब ठीक करने की सरकार की मंशा ही नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा में हुए प्रकरण में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ प्रदेश की जनता को ही हो रहा है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा में जनता की आवाज विपक्ष उठाता है, लेकिन जब विपक्ष ही नहीं होगा तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवाज कौन उठाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस गतिरोध को खत्म करने की पहल करनी चाहिए, ताकि सदन में हिमाचल की जनता की समस्याओं के समाधान पर चर्चा हो सके। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को कोई सलाह दी जाती है तो मुख्यमंत्री विपक्ष को अपना दुश्मन न समझे, भले ही हम सरकार के प्रतिद्वंदी हैं।
पक्ष और विपक्ष के विचार संभवतः अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का ध्येय एक ही है और वह है प्रदेश की जनता का हित। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस गतिरोध को खत्म कर प्रदेश की जनता की भलाई के बारे में सोचे। आज वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार के श्री वीरभद्र सिंह जी आज सिंबॉलिक रूप से जो हमारे विधायक सस्पेंडेड है उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और बहुत बारी, हम तो वैसे नए हैं मगर बहुत बारी जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसी घटनाएं घट जाती है जब इस तरीके का प्रतिरोध और इस तरीके का एक स्टेलमेट बन जाता है। मैं समझता हूं कि आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास कि वो वहाँ पर आकर या तो मुख्यमंत्री जी खुद आते या अपने संसदीय कार्य मंत्री को वहाँ पे भेजते और उनसे मिलते, बात करते और इसके बहाने आज जो ये स्टेलमेट है ये ख़त्म किया जा सकता था और समाप्त किया जा सकता था। मगर जैसा मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई विपक्ष से इस मुद्दे पर बात हो। इसलिए ना तो वो खुद आए, ना उनका कोई मंत्री आया, ना उनका कोई और वरिष्ठ नेता आया। और निश्चित तौर से इस तरीके का गतिरोध मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक प्रणाली में ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ हो गया, सर्कमस्टांसेस कैसे थे उस समय, जो चीज़ हुई उसमें किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, वो उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर आगे के लिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो प्रदेश की जनता को हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर सही रूप से प्रदेश की जनता की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो वो विपक्ष उठाता है, और जब सदन के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा तो प्रदेश के जो पिछड़े हुए लोग हैं या प्रदेश के ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं, उनकी आवाज़ विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचेगी। मैं समझता हूं कि इसका नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जैसा जो बॉल है, दैट इज़ द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार को ये बड़ापन दिखाते हुए जो है बाहर आने की आवश्यकता है और इस गतिरोध को ख़त्म करने की आवश्यकता है, ताकि मिलकर जो असली मुद्दे ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो आपके महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो आपके बेरोज़गारी से संबंधित मुद्दा है, चाहे वो कोविड काल में जितनी मृत्यु हुई उसकी बातें हैं, जो अस्पतालों में रिक्त पड़े पद हैं उनकी कमियों की मसले हैं, चाहे बिजली की प्रॉब्लम्स है, चाहे सिंचाई की प्रॉब्लम्स है, जो लोगों से संबंधित मसले हैं वो विधानसभा में डिस्कस हो सके। हमको जनता ने क्यों भेजा है, इसीलिए भेजा है ताकि हम इन मुद्दों को विधानसभा के अंदर रखें। मगर क्योंकि ये गतिरोध इस तरीके का बना हुआ है जिसकी वजह से जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो विधानसभा के अंदर नहीं उठ पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर स्वर मुखर कर लिए हैं और सरकार को मांगों पर गौर करने के लिए 1 माह का समय दिया है। प्रदेश भर से शिमला पहुंचे संघ के सदस्यों ने मांगों को अनसुना किए जाने के विरोध में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। करुणामूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने प्रदेश सरकार को चेताया कि यदि 1 माह के भीतर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो संघ प्रदेश स्तर पर अपने आंदोलन को उग्र करेगा। अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने विधानसभा के बाहर धरना दिया और सरकार से करुणामूलक आश्रितों को जल्द नौकरी देने की मांग की है। आश्रितों ने अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों में आय सीमा को हटाने की भी मांग की है। साथ ही वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से विभिन्न विभागों में लंबित करुणामूलक के मामलों का जल्द निपटारा करने और 5% कोटे की शर्त हटाए जाने की मांग भी उठाई, जिससे कि आश्रितों को परिवार का गुजारा करने में मदद मिल सके। करुणामूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आश्रित लंबे अरसे से करुणामूलक आधार पर भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार ये मामला उठाया गया। विधायकों और मंत्रियों से मिलकर भी संघ ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाया, लेकिन हर बार आश्रितों को केवल आश्वासन ही मिला है। ऐसे में मजबूरन करुणामूलक आश्रितों को विधानसभा का घेराव करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक के लिए 4500 परिवार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जिनके 4.5 लाख वोटर हैं। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को उनके वोटों से हाथ धोना पड़ेगा। मांगे पूरी न होने की स्थिति में संघ ने 1 माह के बाद परिवार सहित आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विधानसभा परिसर के बाहर जो हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ है वो अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठ गया है। क्या आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में करुणामूलक संघ के सदस्य विधानसभा के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है इनकी सारी मांगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आपको जो आज धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है विधानसभा परिसर के बाहर। 15 साल से संघर्ष करे, 15 साल से एक पीड़ा सहन कर रहे हैं जो सरकार मतलब कि करुणामूलक परिवारों को एक दबा रही है, एक पॉलिसी बनाकर दबा रही है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। 15 सालों से पेंडिंग केसेज हैं। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, फर्स्टली जो 7/3/2019 की जो पॉलिसी है उसमें जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको एक मंथ के अंदर अंदर वन टाइम सेटलमेंट के हिसाब से नियुक्तियां दी जाएं। एक ही साथ में एक मंथ के अंदर नियुक्तियां दी जाए। जो हमारी मुख्य डिमांड सेकंड है वो ये है कि जो 62,500 की शर्त में, जैसे पर मेंबर शर्त में जो आय सीमा डिवाइड कर दी गई है गवर्नमेंट ने, जिसके हिसाब से मतलब हमारे 70% केसेस बाहर हो जा रहे हैं, वो मतलब कि वो एक आश्रित परिवार के लिए एक अन्याय है। क्योंकि एक पॉलिसी में डिवाइड करने के बाद क्योंकि 2.5 लाख बेशक जो हमारी प्रदेश सरकार है उसने आय सीमा रखी है जो पॉलिसी में करुणामूलक आश्रितों की पॉलिसी के लिए, लेकिन 2.5 लाख रखने के बावजूद भी उसके बाद भी 62,500 पर फैमिली मेंबर में जो बांट दिया है उससे बहुत सारे परिवार बाहर हो जा रहे हैं। क्योंकि कई कुछ के परिवार मेंबर में सिर्फ 2 लोग हैं, कईयों के परिवार मेंबर में सिर्फ 1 लोग है। क्योंकि परिवार का जो सदस्य है, जो मृतक परिवार का सदस्य है, तो सभी ने एक अपना मेंबर जो खोया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मीडिया के माध्यम से यही बोलूंगा कि 62,500 की शर्त हटाई जाए, जिससे और जो आश्रित परिवार हैं उनको राहत मिल सके। और थर्ड जो हमारी मुख्य डिमांड है, जो 5% कोटा शर्त जो है वो पूर्ण रूप से हटा दी जाए, ताकि वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है सभी आश्रितों को नियुक्तियां दी जा सके। और जो हमारी लास्ट मुख्य डिमांड है, जैसे किसी फीमेल्स की शादी हो जाती है तो वो नौकरी से वंचित रहना पड़ता है उसको, क्योंकि शादी होने के बाद जो पॉलिसी के बाहर चली जाती है। क्योंकि मान लो किसी के परिवार में सिर्फ 2 या 3 लड़कियां हैं तो वो महिला आवेदक है, तो वो पॉलिसी से बाहर चली जाएंगी तो नेचुरली उनके परिवार को सहारा, उनकी मदर को सहारा कहाँ से मिलेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बोलूँगा कि एक विवाहिता भी इस नौकरी की पात्र हो। और इसी के साथ मैं यही बोलूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक मंथ के अंदर अंदर हमारी जो मुख्य मांगे जो हैं मान ली जाएं और एक करुणामूलक आश्रित परिवारों को राहत दी जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आंदोलन को क्या रूपरेखा रहेगी? भविष्य में हम जो भी हर मतलब जिला से हम आश्रित परिवार अपने परिवारों सहित इकट्ठा होकर धरना देंगे या फिर कुछ बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। और आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भी हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि 4,500 आश्रित परिवार जो हैं अगर उनको नौकरियां नहीं दे सकती है सरकार, तो सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग 4,500 नहीं है, 4.5 लाख वोटर हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है 4.5 लाख वोटर को सरकार को बनाने में। तो अगर 4500 परिवार को राहत नहीं दी जाती है तो एक जो 4500 परिवार है, ठीक है, वो आने वाले विधानसभा चुनावों में दिखा देगा कि 4.5 लाख वोटर जो वो क्या कर दिखाते हैं। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करुणामूलक हिमाचल प्रदेश संघ के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि वो केवल 4500 उम्मीदवार नहीं है, वे एक 4.5 लाख वोटर हैं, क्योंकि उनका परिवार भी उनके साथ है। अगर वो सरकार बना सकते हैं तो उनके वोट कहीं ना कहीं सरकार की जो स्थिति बिगाड़ने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अपने सहयोगी कल्याण प्रिमटा के साथ गजेंद्र शर्मा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए अनुबंध अवधि को 3 वर्ष से कम कर 2 वर्ष करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्य अध्यक्ष अरुण कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट कर उनसे अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि को 3 वर्ष बजाय 2 वर्ष करने का आग्रह किया, ताकि कर्मचारियों को लाभान्वित किया जा सके। प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। जो प्रदेश में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको घटा के 2 साल किया जाए, क्योंकि आज सचिवालय में ही लगभग 200 के करीब कर्मचारी अनुबंध पे काम कर रहे हैं और उनको मात्र 10 से 11,000 रुपया मिल रहा है। अब वो जो कर्मचारी हैं वो कोई लाहौल स्पीति से हैं, कोई पांगी से हैं, कोई किन्नौर से हैं, उनको यहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है।
क्योंकि जो 11,000 में उन लोगों को एक कमरे का कम से कम 5,000 रुपया तो किराया देना पड़ता है। उसके बाद उनको खाने का, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीसें, तो उनका बहुत ही मुश्किल है गुजारा करना। वैसे तो सचिवालय में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था। अब जब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अगर सरकार ने रखा होगा किसी चीज़ को सोच के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर रखा होता तो गांव में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी काम कर रहा है, वो तो अपने गांव में रहता है, वहीं पे रात को ना उसको मकान लेना पड़ता है, खाने के लिए अपने घर जाता है, उसको उतना खर्चा वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पे गुजारा कर सकता है। जहाँ तक सचिवालय की बात है, यहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल है शिमला जैसी जगह पे। तो इसीलिए पहले तुम्हारी मांग यही थी कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही खत्म किया जाए। अब अगर जैसे कि कोविड के चलते आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री मोदी से यही मांग की कि कम से कम 3 साल से घटाकर इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 2 साल किया जाए। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग और नगर निगम द्वारा बिजली, पानी और कूड़े के बिलों में की जा रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस, युवा ब्रिगेड, सेवा दल व पंचायती राज संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के आसमान छूते दामों के खिलाफ धरने प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस से समर्थित अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से महंगाई के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस अभियान के जरिए पार्टी कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों और पानी, कूड़े व बिजली के बिलों में की जा रही बढ़ोतरी के खिलाफ पंचायती राज संगठन ने शिमला शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान निगम के पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कहा कि कोरोना के चलते शहरवासी पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार और नगर निगम को चाहिए था कि लोगों को राहत दी जाती, लेकिन हाल ही में नगर निगम के बजट से लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं सरकार भी आए दिन पेट्रोल, डीजल और खासकर रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने लोगों तक पहुंचकर सरकार की नीतियों को उजागर करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक शिमला शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों पर आर्थिक बोझ डालने वाले इन मुद्दों को विधानसभा में जरूर उठाएगी। आज कुछ समय से आपने देखा होगा या काफ़ी समय से ये चल रहा है कि देश और प्रदेश में एक महंगाई का दौर एक बहुत ज़ोरों से आम आदमी का जीना बहुत दुर्भर है। चाहे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, कूड़े का बिल है, पेट्रोल है, डीजल है, या राशन का डिपो में राशन का महंगा होना है, आपका गैस सिलेंडर है, सारी चीज़ें जो है कीमतें आसमान छू रही है। उसी संदर्भ में हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें हम मेरे साथ पंचायती राज संगठन शिमला और पंचायती राज संगठन शिमला के अध्यक्ष हैं मनोज चौहान जी, और युवा ब्रिगेड के जो हमारे स्थानीय अध्यक्ष हैं वीरेंद्र बास्तु और उनके कार्यकर्ता, हम पूरी शिमला, ना केवल शिमला और इसके साथ के आसपास के इलाकों में इस अभियान को चलाएंगे ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। कोरोना के चलते पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे टैक्सी ऑपरेटरों को अब पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से नुकसान झेलना पड़ रहा है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल महंगा होने से काम प्रभावित हुआ है। ऐसे में गाड़ियों की किस्तें निकालना मुश्किल हो गया है। टैक्सी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर से मिला और अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत करवाया। 1 साल हो चुका है कोरोना काल को, और जो हमारा व्यवसाय है वो पूरा प्रभावित हुआ है। आज हम अपने परिवहन मंत्री जी को इसी विषय मिले हैं। कुछ हमारे टैक्स के मुद्दे थे, जैसा कि 1 अप्रैल से एक जो एनपी परमिट टैक्स लगने जा रहा है 15,000 से 75,000 तक का, उस विषय हमारी मंत्री से चर्चा हुई। और जो हमारे परमिट है, जो पहले 12 साल का था वो 8 साल कर दिया है, उस विषय में भी मंत्री जी से हमारी बात हुई है। और जो हमारे जो हमारे को टैक्सी के परमिट मिलते हैं वो एक ही कर दिया है सरकार ने। आप एक से दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते हैं, जिसमें हमारे को बहुत दिक्कत आती है। हमने कोई टेंडर डालना हो तो टेंडर में वो 5 गाड़ियाँ मांगते हैं, हम कहाँ से ले आएँ। यदि हम एक से दूसरी गाड़ी डालते हैं, यदि कहीं हम पकड़े जाते हैं तो हमारा पहला परमिट भी कैंसिल हो जाता है, तो हम गाड़ी टेंडर में नहीं डाल सकते हैं। और एक मुद्दा हमारा पार्किंग का है, जो हमारे हिल एरिया में कहीं भी पार्किंग नहीं है, और इस पे सरकार ने जो चालान है वो 1,100 रुपये से 1,000 तक कर दिए हैं। तो इसी मुद्दे में हम मंत्री जी से मिले और हमें
मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया कि हम इस पर विचार करेंगे, तो मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस विषय में जरूर विचार करें। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।